लालू पुत्र तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर कहा कि वो प्रधानमंत्री मोदी को जातिगत जनगणना करने को कहें। 11 नेताओं के शिष्टमंडल के साथ नीतीश कुमार प्रधानमंत्री से मिले और अपनी बात रखी। पीएम ने कहा कि वो इस पर विचार करेंगे। जब एक बड़ा नेता दूसरे को विचार करेंगे कहता है तो इसका राजनीतिक मतलब यह निकलता है कि वो कभी नहीं करने वाले। बिहार में अपनी जमीन खो चुके नीतीश कुमार, जो जनता द्वारा भिन्न भिन्न उपनामों से पुकारे जाते हैं, तेजस्वी की बातों में आकर उस व्यक्ति पर दबाव बनाने गए थे जिसने उनको कुर्सी दी है। जनता दल यूनाइटेड की पकड़ पहले के सालों की नहीं रही और उनके मित्र सुशील मोदी अब बगल में है नहीं। अतः नीतीश को लगा होगा कि चर्चा में बने रहने के लिए तेजस्वी से हाथ मिला लिया जाए। बिहार बाढ़ की विभीषिका झेल रहा है और नीतीश कुमार को अब जातिगत जनगणना सूझ रही है। खैर, नीतीश और तेजस्वी से परे इस बात पर चर्चा होनी चाहिए कि जातिगत जनगणना है क्या और इसके पीछे जो लोग हैं वो कौन है और उनकी मंशा क्या है। तर्क यह रखा जा रहा है कि अगर जातियों की गिनती हो जाएगी तो नीतिगत निर्णयों में आसानी होगी और सामाजिक उत्थान के साथ साथ समानता आएगी। ये सब वामपंथियों द्वारा प्रचारित फर्जी बातें जो कहने में अच्छी लगती हैं, लेकिन इसके पीछे जाने पर एक भी ऐसा उदाहरण नहीं दिखता कि समाज को कभी लाभ पहुंचा हो। ऐसे में आरक्षण भी तो समानता की सोच लिए हुए आया था ना। आज यह महज राजनीतिक साधन बनकर रह गया जिसे हर कोई भुनाना चाहता है। इसके कारण समाज में जो वैमनस्यता फैली है और एक नकारापन जो आया है उस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता। आप शैक्षणिक संस्थानों में जाकर देखिए कि आरक्षण के कारण समानता की जगह भेदभाव में वृद्धि हुई है या नहीं। खैर, आरक्षण के विषय पे यहाँ पे बात करना नहीं चाहता मैं। इससे पहले कि इसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं पर हम बात रखें, हमें यह देखना चाहिए कि क्या वाकई पार्टियों के पास जातिगत आंकड़े नहीं होते। हम क्या इतने बड़े मूर्ख हैं कि कैबिनेट के मंत्री तक जाति के आधार पर तय होते हैं, जिला पंचायत से लेकर सांसदी के टिकट तक जाति के आधार पर तय होते हैं। हर बड़ा नेता सोशल इंजीनियरिंग की बात करता है, हर पार्टी में अपने चाणक्य हैं और आप ये कहना चाह रहे हैं कि सत्तारूढ़ पार्टी या उससे पहले कभी सत्ता में रही पार्टी उसके पास जातिगत आंकड़े नहीं हैं। तेजस्वी के बाप की पूरी राजनीति फिर किस आधार पर थी? MY समीकरण क्या था? नीतीश का कुर्मी जाति से क्या वास्ता है? अमित शाह ने उत्तर प्रदेश चुनाव के समय मौर्य उपनाम के लोगों को कैसे जोड़ा? हर पार्टी की रैली में मैं तो बनिया हूं, मैं तो यादव हूं, अपने कुर्मी भाई को वोट करें का आह्वान किस आधार पर लगाया जाता है? अगर आपको राजनीति में थोड़ी भी रुचि है तो आपको यह पता होना चाहिए कि इलाके के विधायक की टिकट पाने को उत्सुक व्यक्ति के पास एक एक्सेल शीट होती है जिसमें हर गांव का अलग अलग टेबल बना होता है। हर गांव में कितने घर किस जाति के हैं, कौन किसको वोट करता है या कर सकता है, किसको कैसे साधना है, सारी योजना बनी होती है। और आप बता रहे हैं कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, इससे समानता आएगी। दलितों के उत्थान के लिए योजनाएं क्या अंदाजे से बनती हैं? लाल कार्ड पीला कार्ड क्या हवा में फेंक दिया जाता है कि जो लूटे उसको मिलने लगेगा? क्या गांव के मुखिया केंद्र और राज्य की पिछड़ी जातियों के लिए बनी हुई योजनाओं का लाभ नहीं बांटते? ये सारे काम क्या बिना किसी आंकड़े के जुटाए जा रहे हैं? देश में क्या ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ, कुर्मी, भूमियार, यादव के नाम होने वाली मूर्खताएं कम पड़ गई जो एक नई राजनीति को उत्पन्न करने के प्रयास किए जा रहे हैं? जब वास्तव में आंकड़े इकट्ठा करके लाभ देने की बात होती है तब प्राइवेसी की बात करने लगते हैं लोग। तब कहते हैं ध्रुवीकरण हो रहा है, सरकार इन आंकड़ों के आधार पर समाज को बांट रही है। लेकिन अभी इनको चाहिए कि किस राज्य में, किस जिले में, किस जाति के कितने लोग रहते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ और नाम और टर्म्स सुनाना चाहता हूं जो जाति पर जुड़े शोध के हैं। एम श्रीनिवासन, डोमिनेंट कास्ट, फियर साइकोसिस, न्यूमेरिकल प्रिपोंडेंस लीड्स टू पॉलिटिकल पावर, delegitimize the rationality, opponents of caste renumeration lack any novel argument। सब सुनने में, ये सुनाने से होता है कि लोग सीरियसली लेने लगते हैं, पढ़ा लिखा आदमी है, कुछ ढंग की बात बोलेगा। जहाँ तक मेरी बात है, मुझे नहीं लगता है कि जाति पर हो रही राजनीति को समझने के लिए किताबों या शोध की आवश्यकता है। किताबों, लेखकों या फिर ऐसे वाक्यांशों का सहारा सामान्यतया धूर्त वामपंथी लेते हैं जब वो आपको दबाव में लाना चाहते हैं। खैर, इस पर कुछ तर्क आ रहे हैं कि क्यों जातिगत जनगणना हो जाने से देश में समानता के एक नए युग की शुरुआत हो जाएगी। तर्क गढ़े जा रहे हैं कि इसके विरोध में वो लोग हैं जो सवर्ण जातियों के डोमिनेंस यानी वर्चस्व की बात को बाहर आने से रोकना चाहते हैं। इसमें छुपा हुआ है ही क्या? जिसने परिश्रम किया, जिसने पढ़ाई की, व्यापार में धन बनाया, वो आगे बढ़ा, वही डोमिनेट करेगा। भारत में इसे अपर कास्ट कहा जाता है, दुनिया में वही अपर क्लास हो जाता है। जो लोग आरक्षण के सहारे शिक्षा पाने से लेकर नौकरी की परीक्षा, फिर नौकरी, फिर प्रमोशन तक में दूसरों से हीन रहकर उसके बराबर पैसा और पद पाना चाहते हैं, वो कभी भी आगे बढ़ ही नहीं सकते। कहा जा रहा है कि अगर आप इसके विरोध में, तो आप हर दिन होने वाले भेदभाव की उपेक्षा कर रहे हैं
जो कि भारत की पिछड़ी जातियों के लोग हर दिन झेलते हैं। सोशल मीडिया के दौर में कहीं भी कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। ऐसी घटनाएं सामने आती हैं और लोग उसकी निंदा ही करते हैं। कोई ढोल नहीं पीटता कि बड़ा अच्छा हो गया। अपराधियों को सहलाने की प्रवृत्ति एक दूसरे मजहब में है, हिंदुओं में नहीं। चलिए मान लेते हैं यह तर्क सही है, लेकिन पिछड़ी जातियों के दर्द की उपेक्षा क्या उनकी गिनती कर देने से खत्म हो जाएगी? क्या आज भी भारत में वोटिंग का पैटर्न जातिगत नहीं है? पूरी तरह से ना सही, आंशिक तौर पे तो है ही। शिक्षा जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे कुछ लोग विकास के मुद्दे पर भी वोट दे रहे हैं। लेकिन यह बताइए कि देश में पता चल जाए कि किस जाति के कितने लोग हैं, उससे यह कैसे सुनिश्चित हो जाएगा कि भेदभाव कम होगा? इसके पीछे कौन सा लॉजिक है भाई? इसके समर्थकों का कहना है कि नंबर अगर बाहर आ जाए तो लोग अपने प्रतिनिधियों को बेहतर तरीके से चुनेंगे। ठीक है, मान लेते हैं यह कुतर्क भी सही है। उत्तर प्रदेश में मायावती, मुलायम और अखिलेश का शासन तो लगभग 19 साल रहा, जिसमें 15 साल तो लगातार ही रहा। कितने दलितों का उत्थान हो गया, कितने यादव समाज के लोग आगे बढ़ गए। बिहार में लालू और नीतीश 30 सालों से सत्ता में है। गरीबों के मसीहा ने कितने लोगों को गरीबी से बाहर निकाल दिया। जाति की गणना सबको करवानी है, लेकिन जातिगत राजनीति से ही ऊपर आए नेताओं की राजनीति से उनका समर्थन करने वाली जातियों को पुलिस स्टेशन में केस में न फंसने के अलावा और क्या लाभ हुआ है, इसके आंकड़े क्यों सामने नहीं लाए जाते? सत्य यह है कि सत्ता की अपनी जाति होती है, वो जातियों की रीढ़ पर लात रखकर कुर्सी पर जमती है। अगर उन रीढ़ों को वह सीधा करने लगेगी तो कुर्सी डगमगा जाएगी। लालू से लेकर हर जातिवादी नेता की पूरी सोशल इंजीनियरिंग जाति को सशक्त बनाने की जगह उन्हें उनकी स्थिति में ही रखने पर टिकी थी कि अगर ये पढ़ लिख गए तो उन्हें वोट क्यों करेंगे। लेकिन यह योजना लंबे समय वाली नहीं होती, क्योंकि लोग कभी न कभी तो स्कूल जाने ही लगते हैं। तुम चरवाहा विद्यालय में भैंसे डाल दोगे, लेकिन कोई सर्व शिक्षा अभियान भी लाएगा। उन गरीबों की आंखें खुलेंगी और पता चलेगा कि तुमने कितने सालों से उन्हें विश्व से ही वंचित कर रखा है। यह मांग क्यों उठ रही है? इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि शाहीन बाग से लेकर दिल्ली के हिंदू विरोधी दंगों तक, यूनिवर्सिटी में देश के टुकड़े करने की मंशा के नारों से तालिबान को समर्थक देते तक, बाबरी शहीद की गई कि बेसुरे गीत से कश्मीर तक, पिछले 7 सालों में मोदी सरकार हर तरह की हिंसा, शाब्दिक और रक्तिम दोनों ही झेली। इस सरकार ने एक जातिवादी आंदोलन भी झेला है जब यह अफवाह उड़ाई गई कि मोदी सरकार आरक्षण खत्म कर रही है। इन सब के पीछे सामाजिक दरारों को पाटने की बात करते हुए उन्हें और भी गहरा और चौड़ा करने की कुत्सित मानसिकता है। आपको लगता है कि एक महज जनगणना में एक कॉलम होगा जिसके आंकड़े बाहर किए जाएंगे? इस सोच के पीछे सड़कों पर जातिवादी हिंसा का नग्न नृत्य देखने की मंशा है। यह समाज को बांटने की नहीं, काटने की इच्छा है। मैं यह क्यों कह रहा हूं? उसके पीछे एक ही वजह है कि हम और आप अपने नेताओं को जानते हैं। क्या यही नेता अपनी जातीय संख्या बल का हल्ला नहीं करते रैलियों के स्टेज से? क्या यही नेता अपने जाट होने का दावा करते हुए दिल्ली के बॉर्डर को जाम नहीं किए हुए? क्या यही नेता 150 लोगों के साथ कहीं भी खड़े होकर अपनी अनुचित मांगों को लेकर कहीं भी नहीं अड़ते? फिर आप सोचिए कि जब ऐसे आंकड़े बाहर आएंगे और जातियां अपने हिसाब से लोकसभा, विधानसभा, जिला परिषद, ग्राम पंचायत की सीटों के डीलिमिटेशन की बात नहीं करेंगी कि हम उस इलाके में ज़्यादा है तो हमें एक और सीट दे दो। और आपको लगता है केंद्र में बैठी पार्टी वैसा करने से एक भी बार हिचकिचाएगी? उसे उन जातियों के नेता पैदा करने में 2 दिन नहीं लगेंगे और फिर पूरी की पूरी राजनीति जातिगत उत्थान और समानता से परे जातिगत तुष्टीकरण और वैसे ही समीकरणों को साधने के लिए हो जाएगी। आप देखिए तो सही कि आरक्षण को लेकर केंद्र सरकार का क्या रवैया है। राज्यों में क्या भाजपा वाले आरक्षण का दायरा नहीं बढ़ा रहे? तो फिर इसकी क्या गारंटी है कि यह आरक्षण कल को संविधान संशोधन के जरिए 90% तक न कर दिया जाए? हर क्षेत्र में इसका विभक्त प्रतिनिधित्व अनुपातिक हो जाए। इससे मतलब नहीं रहे कि किसको किस परीक्षा में कितने नंबर आए, बल्कि जहाजों के पायलट और अस्पतालों के डॉक्टर चुनाव के जरिए जाए। तर्क तो यही है ना कि उचित प्रतिनिधित्व नहीं हो पा रहा है। जब हो जाएगा तब क्या करोगे? क्या अभी भी सरकारें दलितों और वंचितों के लिए योजनाएं नहीं बना रही? आपको इस निर्णय के बाद की विभीषिका का अंदाजा नहीं है। जब इस राष्ट्र को धर्म के आधार पर नहीं तोड़ा जा सका, जब इसे वैचारिक आधार पर बांटा नहीं जा सका, तब यह उसी मुहिम का एक नया हिस्सा है। वैचारिक और धार्मिक स्तर पर हिंदू बहुसंख्यक है, अतः वह खेल न तो अंग्रेज के समय पूरा हो पाया, न बलात्कारी मुगलों के। इसलिए जाति को टटोलना और फिर आंकड़ों के प्रयोग से उन्हें उकसाना एक नया पायलट प्रोजेक्ट है। आप ही सोचिए कि यह कौन सा तर्क है कि हम कितने बटे हुए हैं, हमारी कितनी पहचान है, इस आंकड़े को सामाजिक समानता का आधार बिंदु कहकर प्रचारित किया जा रहा है।
हो यह रहा है कि लंबे समय से सवर्णों के खिलाफ माहौल बनाने के प्रयास तो हो रहे हैं, लेकिन वो प्रतिफलित नहीं हो रहे। मुस्लिम के सामने एक शत्रु हिंदू के रूप में खड़ा किया गया। वो एक सतत युद्ध है जो चल रहा है। वामपंथियों की मुख्य समस्या हिंदुओं को लेकर है कि ये इस राष्ट्र की आधारशिला भी है और शिखर भी। इन्हें कैसे ध्वस्त किया जाए। तब शोध पत्र लिखे जाते हैं कि जी डिस्पैरिटी हो रही है इस समाज में, जी दलितों को जी उनका हक नहीं मिल रहा है, इन दलितों को तो सताया जा रहा है जी। हर उस घटना को उदाहरण बनाया जाता है जो अपवाद है, जो उदाहरण है जिसमें पैटर्न दिखता है उसे छुपा लिया जाता है। सवर्ण ने अगर दलित को पीटा तो वह खबर है, लेकिन मुस्लिम ने दलित की बच्ची का रेप भी किया तो सेकुलर रेप के नाम पर छुप जाता है। ऐसी हजारों खबरें हैं जो सिर्फ इसलिए सामने नहीं आती क्योंकि उस समीकरण के चर कारकों में किसी मुस्लिम का नाम होता है। इस बात से दी प्रिंट के एक स्तंभकार दुखी हैं कि इसे पूरी तरह से एक हिंदू केंद्रित बात बना दी गई, जबकि मुस्लिम समाज में भी पसमानदा जाति के लोग हैं, उन्हें इस पूरी चर्चा से अलग किया जा रहा है। भाई साहब, जब आपके पूरे वोट बैंक को एक ब्लॉक की तरह देखा जाता है और आप वोट भी उसी हिसाब से करते हैं, तो फिर इसमें जाति कहाँ से आ जाती है। आपका तो जहाँ भी 30% है वहाँ प्रतिनिधि तो आपके मजहब का ही होता है। मुस्लिम और ईसाई तो इसी बात का हल्ला करते हैं ना कि हमें कोई जाति नहीं होती हम में। फिर जातिगत गणना में आप क्यों आएंगे। जब आरक्षण का लाभ मिलने की आकांक्षा हो तो आप हिंदू जैसे हो जाते हैं। कन्वर्जन कराना तो आप कहते हैं कि नहीं हमारे में तो सब एक समान है। पहले तय कर लो कि चाहते क्या हो। एक शब्द जो सबसे अधिक चर्चा में आता है वो है कास्ट प्रिविलेज। सुनने में बड़ा सेक्सी लगता है, इसलिए वामपंथी इसका खूब प्रयोग करते हैं। कास्ट प्रिविलेज का अर्थ है जातिगत विशेषाधिकार। ऐसा है कि अंग्रेजी के शब्दों को चश्मा लगाकर गंभीरता से बोल देने से वो सत्य नहीं हो जाता। अब आप कहेंगे कि अजीत जी आप भी चश्मा लगाकर गंभीरता से बोल रहे हैं तो वो भी तो सच नहीं हो जाएगा ना। बिल्कुल सही बात है, इसीलिए उदाहरण ले लेते हैं। विशेषाधिकार का अर्थ होता है विशेष अधिकार। मान लीजिए कि अजीत भारती एक सवर्ण है, जनेऊधारी हैं, उनके 2 बच्चे हैं, IIT की परीक्षा देते हैं, 100 में 95 नंबर पाते हैं, लेकिन जा नहीं पाते क्योंकि कट ऑफ 96 है। वही एक दूसरा अजीत भारती है जो दलित समुदाय से आता है, उसके बच्चे को 66 नंबर आते हैं और वो न सिर्फ IIT जाता है बल्कि अपने मनपसंद ब्रांच को भी पा जाता है। विशेषाधिकार किसके पास है, प्रिविलेज किसके पास है। दूसरा उदाहरण लीजिए कि आपने खूब समाज सेवा किया, काम किया है और टिकट आपकी जगह उस व्यक्ति को मिल जाता है जो किसी पिछड़ी जाति का है, क्योंकि उस तरह के नियम बना दिए गए हैं। आपके पास 2 बीघा जमीन है, परिवार में लोग 5 हैं, किसी तरह जीवन यापन हो रहा है। आप इतनी भूमि से ना तो अच्छी शिक्षा दे सकते हैं बच्चों को, ना बेहतर जीवन। वहीं आप एक खास जाति से आते हैं तो आपको सस्ता राशन मिलता है, आपके लिए 10 योजनाएं हैं। आप लाल कार्ड तक नहीं लेते क्योंकि आप पर सामाजिक जातिगत दबाव इतना अधिक है कि आपको शर्मिंदगी होती है कि मैं जिस जाति का हूं वो भला लाल कार्ड कैसे लेगा। यहां पर कास्ट प्रिविलेज कहां है। उन विश्वविद्यालयों में कास्ट प्रिविलेज कहां है जहां आपके सवर्ण होने मात्र से आपको यह कह दिया जाता है कि तुम्हारे बाप ने हमारे बाप को घोड़े में बांध के घसीटा था। ये जो गिल्ट ट्रिप यानी अपराध बोध पर सवर्णों को भेजा जाता है कि उनके कारण ही 5000 साल से दलित एक घटिया जीवन जी रहा है, वो कहाँ का कास्ट प्रिविलेज है। आपसे लड़ाई की जाती है, उकसाया जाता है ताकि आप प्रतिक्रिया दें और फिर आप पर हरिजन एक्ट के तहत मुकदमा होता है जिसके प्रावधान नेचुरल जस्टिस की अवधारणाओं के विरोध में। आपको बिना प्राथमिक जांच के जेल में डाला जाता है। कहाँ होता है ये कास्ट प्रिविलेज। हम परिश्रम करें, जीवन में आगे बढ़ें, राह में हर जगह आरक्षण का बोल्डर रखा जाता है, हम उसको भी पार करते हैं, फिर भी हम ही राक्षस हैं। ये कौन सा कास्ट प्रिविलेज है भाई। हमें संवेदना है इस बात से कि समाज में भेदभाव है जाति को लेकर, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि हमने अपने परिवारों को शिक्षित किया इस विषय में और वह अब बस 1 से 1.5 पीढ़ी में न्यूनतम हो जाएगी। लेकिन जो जहर सवर्णों के खिलाफ कॉलेजों में, किताबों में, कहानियों में, फिल्मों में, नाटकों में, कविताओं में उगला जाता है, उसे आप कास्ट प्रिविलेज तो नहीं कह सकते। जाति ने इस समाज को सिर्फ नुकसान ही पहुंचाया है। जाति या धर्म के आधार पर कोई गणना नहीं होनी चाहिए। नीति निर्धारण हेतु अगर इसकी आवश्यकता है तो वह भी आंकड़ा सार्वजनिक नहीं होना चाहिए। कोई भी समाज मेरिट की जगह जाति को अगर बढ़ावा देता है और बाद में रोता है कि हम विज्ञान के क्षेत्र में आगे नहीं हैं, हमारे विश्वविद्यालयों का नाम विश्व स्तरीय विश्वविद्यालयों की सूची में नहीं आता, हम शोध में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो वह समाज दोगला है।